हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। देखिए, हम लोगों ने कल तक अपनी माय मदर 66 पोम को पूरा स्टडी कर लिया था और हम लोग आज अपनी एनिमेटेड स्कूल क्लासरूम असलम को स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये मैंने बात आपको पिछली वीडियोस में ही बताई है कि इस चैनल पर पर्टिकुलर हम लोग स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं जो पोम के या स्टोरी के पीछे दे रखे हैं उनको मैं उनको लिखना भी सिखाऊंगा आपको, और हम लोग जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कंप्लीट चैप्टर की स्टडी करनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आपकी पाठशाला। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा थिंक इट आउट में टेक द आइटम विच बेस्ट आंसर्स द फॉलोइंग। हमारे सामने कुछ 2 या 3 ऑप्शंस दे रखे हैं हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, और हमको जो उसका करेक्ट मीनिंग है उसको टिक करना है। जैसा कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द टॉल गर्ल विद अ हेड वेट डाउन मीन्स, इसका क्या मतलब है? क्लासरूम में वहाँ पीछे एक लंबी लड़की बैठी हुई है, ये थर्ड लाइन की बात है। विद हर हेड वेट डाउन, और वो अपने सर को झुकाए हुए बैठी हुई है। तो इससे हमने क्या सीखा कि उसका राइटर ने खुद भी यहाँ पर यूज़ किया। आप देखिए, वेट यानी मीन्स हैवी, कि उस लड़की का सर जो था वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रखा था, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो बीमार थी, या फिर हम बोल सकते हैं उसको हेडेक था किसी तरह का। सो इसमें ऑप्शंस ऑब्जर्व करते हैं। द गर्ल इज़ इल एंड एग्जॉस्टेड, कि वो लड़की जो है वो इल है, बीमार है। हाँ, ये मैच करता है हमारे आंसर से। एग्जॉस्टेड, वो टायर्ड है। बाकी ऑप्शंस ऑब्जर्व करते हैं। बाकी हमारे ऑप्शंस हैं हैज़ हर हेड बेंड विथ शेम, कि उस लड़की ने अपना चेहरा झुका रखा था शेम की वजह से। तो देखिए, शेम तो इस पूरी पोएम में कहीं भी यूज़ नहीं हो रखा है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा है हैज़ अनटाइडी हेयर, कि उसके जो बाल थे वो अनटाइडी थे, वो क्लीन नहीं थे। तो देखिए, ये बात हमारी पोएम में क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि वो सारे बच्चे बड़े ही अनटाइडी थे, लेकिन पर्टिकुलर उस लड़की ने कि उसके बाल अनटाइडी हैं इसलिए सर झुका रखा था, ये कोई लॉजिक नहीं बनता। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है बच्चों? इज़ इल एंड एग्जॉस्टेड। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज मीन्स, कि वो लड़का जो था पेपर सीमिंग मीन्स कि वो पेपर की तरह दिखने वाला बड़ा ही वीक था। रेड्स आइज़, और राइटर ने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया था रेड्स आइज़। रेड्स आइज़ मीन्स कि उसकी आंखों में ग्रीड है, लालच है, यानी कि भूख है उसकी आंखों में, खाना वो चाहता था। द बॉय इज़, अब वो लड़का कैसा है? स्लाई एंड सीक्रेटिव। हम ये नहीं बोल सकते कि वो सीक्रेटिव है, कि वो कुछ सीक्रेट रखा हुआ है वहाँ पर या कोई चीज़ छुपा रहा है, ऐसा नहीं था। थिन, हंग्री, वीक, हाँ ये हम कह सकते हैं कि वो थिन था क्योंकि पेपर की तरह दिखता था। हंग्री था, रेड साइज, वीक, थिन का मतलब वीक तो हो ही जाएगा। एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ अनप्लीजेंट लुकिंग, कि वो अच्छा नहीं दिखता था। तो ये तो कोई आंसर नहीं बने दोनों। हमारा करेक्ट आंसर है थिन, हंग्री एंड वीक। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द स्टंटेड अनलकी आई ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, कि वो जो एक और लड़का बैठा है उसकी बोन्स कैसी हैं? ट्विस्टेड, स्टंटेड हैं, अनडेवलप्ड हैं। अनलकी एयर है वो, मीन्स वो सक्सेसर है अनलकी। देखते हैं, द बॉय हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, कि उस लड़के को डिसेबिलिटी है, और वो कैसी है? इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मीन्स उसको वो अपने पेरेंट्स से मिली है। हाँ, ये आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें एयर वर्ड भी यूज़ हो रहा है। वो शॉर्ट एंड बोनी, कि वो लड़का शॉर्ट है एंड डेवलप्ड है, चलो ये मान सकते हैं। बोनी और बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन करेक्ट आंसर हम किसके साथ जाएंगे? इनहेरिटेड, क्योंकि वो आयर वर्ड से मैच कर रहा है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, कि उसकी जो एक और बच्चा है उसकी आंखें खोई हुई हैं सपनों में। अ स्क्विरल्स गेम, और वो सपने किसके दिख रहा है? स्क्विरल के, गिलहरी के। इन द ट्री रूम अदर देन दिस, इस रूम में नहीं किसी और ही रूम में। इसका क्या मतलब है? द बॉय इज़, हम देख सकते हैं इसका यही मतलब है अपनी तरफ से भी, कि वो लड़का जो है वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है। टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, लेकिन उसको पढ़ाई से कोई मतलब है नहीं।
इससे क्या मतलब निकलता है, द बॉय इज़ फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर। ये तो किसी तरह आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी पोम में हमने बच्चों यही पढ़ा है कि जितने भी बच्चे क्लासरूम में उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्लीक है, उनका फ्यूचर एम्प्टी है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। मेंटली इल, ये भी नहीं मानेंगे, मेंटली इल नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो वहाँ पर सपने देख रहा है, और सपने देख रहा है तो वो मेंटली इल नहीं हो सकता, मेंटली रिटार्डेड नहीं हो सकता। डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, हाँ ये इसका आंसर हो सकता है कि वो अपने लेसन से डिस्ट्रैक्टेड है, ध्यान नहीं दे रहा है पढ़ाई की तरफ। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस वीड्स। बच्चों के चेहरे को किससे कंपेयर किया गया है, रूटलेस वीड्स, ऐसे बेजान पड़े हुए पेड़ों से। दिस मीन्स दे आर इनसिक्योर, इसका मतलब है कि बच्चे इनसिक्योर हैं, कोई मतलब नहीं बनता इसका। आर इल फेड, हाँ ये हो सकता है। आर वेस्टर्स, वेस्टर्स नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि अगर हम वेस्टर इसका आंसर लिख देंगे तो ये हमारा पूरी पोम का नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, नेगेटिविटी शो करेगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं पढ़ना है, हमें दिखाना है कि बच्चे इल फेड हैं, बच्चे वीक हैं और उनको सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। सो दिस इज़ द आंसर। तो बच्चों आई होप ये पांचों तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसी के साथ हम लोग अपने जो रिटन आंसर्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह मैं इसका क्वेश्चन उतार लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द कलर ऑफ सार क्रीम। कि हमारी फॉर्म में जब ये बोला गया कि वो जो क्लासरूम की वॉल्स हैं उनका जो क्रीम यानी कि उनका जो पेंट है वो सार है, इसका क्या मतलब है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि सार मीन्स, हमें पता है कोई भी चीज़ सार कब होती है, जब वो चीज़ ख़राब हो जाती है या फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाती है तब। तो अब यहाँ पर क्लासरूम की जो वॉल्स हैं वो उनका जो पेंट है वो सार हो गया है। सार मीन्स हम बोल सकते हैं, सार मीन्स फेडेड, उनका कलर फेड हो चुका है, वो बेकार हो चुकी है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, द कलर ऑफ सार क्रीम। अब देखिए कोई भी चीज़ सार कब होती है, सीधी सी बात है, सार तभी होगी जब या तो वो चीज़ ख़राब हो गई है या फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है। और हमने अपनी पोम में मदर 666 में ये पढ़ा भी था कि मदर जब ओल्ड हो गई थी या फिर जब हम लोगों ने उस लेट विंटर स्पून की बात करी थी तो उनका कलर पेल और वैन हो गया था, फेडेड हो गई थी, वो चीज़ें बेकार और ओल्ड हो चुकी थी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब ओल्ड हो जाती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पेल। तो हम इसका आंसर ऐसे ही बना सकते हैं, द कलर ऑफ सार क्रीम इज़ पेल। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now the second part of the question is, why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls। कि राइटर ने इस एक्सप्रेशन को क्यों यूज़ किया है क्लासरूम वॉल्स को शो करने के लिए। तो देखिए ये भी समझना बहुत आसान है। अब राइटर ये शो करना चाहते हैं कि उस क्लासरूम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि वहाँ पर पेंट कुछ होता नहीं, कोई मेंटेनेंस वहाँ पर है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर है नहीं। तो जब क्लासरूम की ही कंडीशन ऐसी है तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कंडीशन कितनी बेटर होगी। तो इसीलिए वो यूज़ करते हैं। हम इसका आंसर लिख सकते हैं, द पोएट, अब प्रेजेंट है, डू आ रहा है, हैज़ आ रहा है, तो इसका आंसर ही प्रेजेंट में लिखेंगे। द पोएट हैज़ यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू शो, क्यों यूज़ किया उन्होंने, शो करने के लिए, टू शो द बैड और मीगर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम। कि वो वहाँ पर जो उसकी बेकार कंडीशन है उसको शो करना चाहते थे राइटर, इसीलिए उन्होंने इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, the walls of the classroom are decorated with the pictures of Shakespeare, buildings with domes, world maps and beautiful valleys. How do these contrast with the word of these children? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हम लोग देखते हैं कि क्लासरूम की उन दीवारों पे तो क्वेश्चन क्या कहता है कि उन क्लासरूम की उन दीवारों पे हम देखते हैं कि अलग अलग चीज़ें डेकोरेटेड हैं, जैसे कि वहाँ पर पिक्चर है शेक्सपियर की,
वहाँ पर फिर एक पिक्चर है जिसमें एक डोम बनी हुई है बहुत ही खूबसूरत, वर्ल्ड मैप है वहाँ, और फिर टायोलीज वैली भी है, ब्यूटीफुल वैली का भी वहाँ पर एक सीन है। सो ये चीज़ें कैसे कॉन्ट्रास्ट करती है, कॉन्ट्रास्ट मीन्स कैसे वो ऑपोजिट है उन बच्चों की लाइफ की या उन बच्चों की वर्ल्ड के। तो देखिए ये तो बिल्कुल आसान बात है। शेक्सपियर मीन्स एजुकेशन, शेक्सपियर यहाँ पर एजुकेशन के लिए स्टैंड करते हैं, तो शेक्सपियर का तो उनको बच्चों को कोई मतलब समझ में आता ही नहीं है, इसलिए वो राइटर बोलते हैं शेक्सपियर इज़ विकेट, बच्चों को एजुकेशन से कुछ लेना देना है नहीं। बिल्डिंग्स विद डोम्स, वहाँ पर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, तो ये भी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करती है, बच्चों के ऑपोजिट है, क्योंकि बच्चे स्लम्स में रहते हैं, तो इन ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स उनका क्या ही लेना देना। वर्ल्ड मैप्स, वर्ल्ड मैप क्यों कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि इन बच्चों की दुनिया खिड़कियों के बाहर है, ना कि ये वर्ल्ड मैप। और ब्यूटीफुल वैलीज़, और वो हरी भरी दुनिया, वो जो टायोलीज वैली का दृश्य है वो उनके लिए कॉन्ट्रास्ट इसीलिए है क्योंकि इन बच्चों की ज़िंदगी में सिर्फ एक कलर है और वो कलर है डार्कनेस का, इसीलिए ब्यूटीफुल वैलीज़ का उनकी लाइफ से कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दीज कॉन्ट्रास्ट with the world of these children in the following way। ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसे वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर stands for education. Shakespeare stands for education, and these children do not study in class, और ये बच्चे क्लास में पढ़ते नहीं। सेकंड है हमारा पॉइंट इसमें, बिल्डिंग्स विद डोम्स। Buildings with domes stands for beautiful and tall buildings, and these children live in slums, और ये बच्चे स्लम्स में रहते हैं। अब इसी के साथ थर्ड पॉइंट है हमारा वर्ल्ड मैप्स। वर्ल्ड मैप्स stands for showing the true face of the world, कि वो हमको दुनिया दिखा रहा है, and or for these children the world is out of the windows, लेकिन बच्चों के लिए दुनिया कहाँ है, इन खिड़कियों के बाहर। इसी के साथ हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है इसमें ब्यूटीफुल वैलीज़ का, कि वहाँ पर क्लासरूम में अलग अलग दृश्य हैं उन ब्यूटीफुल वैलीज़ के। बोलने का तरीका है, लेकिन हमने देखा था कि वहाँ पर सिर्फ एक ही वैली का दृश्य था, सीन था टायोलीज वैली का। सो हम बोल सकते हैं ब्यूटीफुल वैलीज स्टैंड्स फॉर डिफरेंट कलर्स इन लाइफ, एंड लेकिन these children only has darkness in their lives, in their lives, there लिख सकते हैं in their lives।
सो ही हमारा इसका कंप्लीट आंसर बन जाता है। हमको इसी तरीके से इसको स्टडी करना है और आप इसको ऐसे ही लिखना सीखिए और आप बोर्ड्स में ऐसे लिख करके आइए, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि ये लेंथी क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चंस नहीं आते हैं बोर्ड में। पोम से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है यूजुअली, या फिर वो 2 मार्क का भी हो सकता है अगर वो फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहे हैं तो देखिए अब इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, कि राइटर क्या चाहते हैं कि इन स्लम्स के जो बच्चे हैं इनके लिए क्या हो, क्या चीज़ें हो जिससे इनकी ज़िंदगी बदल सके। हाउ कैन द लाइफ बी मेड टू चेंज, हम कैसे इनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि राइटर क्या चाहते हैं कि इन बच्चों की ज़िंदगी में क्या हो। तो देखिए राइटर यही चाहते हैं, हमने पोम के लास्ट में पढ़ा है, लास्ट स्टेंजा जो है वो यही बात करता है कि हमको इन बच्चों को हरे भरे फील्ड्स दिखाने चाहिए, हमको इन बच्चों को वो कलरफुल दुनिया दिखानी चाहिए और इनको ये समझाना चाहिए कि इस दुनिया में सिर्फ डार्कनेस ही या सिर्फ ब्लैकनेस ही एकमात्र कलर नहीं है, और भी बहुत ही ब्यूटीफुल दुनिया है। हाउ कैन देयर लाइफ्स बी मेड टू चेंज, अब इनकी ज़िंदगी में बदलाव कैसे आ सकता है। बदलाव लाने के लिए हम लोग ही खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। वो ये बात बोलते हैं कि हम जो एजुकेटेड लोग हैं, हमें इन बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहिए, और अगर हम लोग अभी स्टेप नहीं लेंगे तो ये बच्चे फिर गलत रास्ते पर चले जाएंगे और फिर ये क्राइम के वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर हम लोग इसको इसी तरह बना सकते हैं, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। द पोएट प्रेजेंट है तो वांट्स हो जाएगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो मेन वर्ब में एस और एस आ जाता है। द पोएट वांट्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स टू बी शोन, उनको दिखा देना चाहिए, द ग्रीन fields and colors of life, और उनको हमको वो अलग कलर्स ऑफ लाइफ दिखा देने चाहिए। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा, हाउ कैन दे लाइफ बी मेड टू चेंज, उन बच्चों की लाइफ हम कैसे बदल सकते हैं। वी कैन चेंज their lives by teaching them the right things, उनको सही चीज़ें सिखा करके, and bringing them out of the slums, और उन बच्चों को स्लम से बाहर निकाल करके। तो देखिए बच्चों, ये हमारा इसका आंसर बनता है। देखिए हमारे क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक पार्ट यहाँ इस क्वेश्चन मार्क तक, दूसरा इस क्वेश्चन मार्क तक। तो बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये यकीनन 2 मार्क्स का ही होगा। अगर वो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो उसमें या तो फर्स्ट पार्ट दे रखा होगा या फिर लेटर जो हाफ पार्ट है ये दे रखा होगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखना है। सो आई होप बच्चों आपको इसके थिंक इट आउट के क्वेश्चंस तो क्लियर हो गए होंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे थैंक यू बोलता हूँ। मैं अब जल्दी ही दूसरी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड। सो गुड बाय।